नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज पूरा सच में हम उठाएंगे वो सवाल जिनसे कुछ नेता आजकल बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि जब सवालों का जवाब नहीं होता है तो शब्दों की मर्यादा तोड़ी जाती है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और मीडिया को लेकर जो बयान दिया है, वो सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। तेजस्वी अपने जिस बयान को कटाक्ष समझ रहे हैं, दरअसल वो शालीनता की सीमाओं से परे था वो बयान। आज पूरा सच में हम सवाल उठाएंगे कि क्या यह आलोचना है या लोकतंत्र की मर्यादा को चुनौती? क्या यह भावनाओं का विस्फोट है या फिर राजनीतिक घबराहट का संकेत? आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही वोटर लिस्ट में निकले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम, तो कैसे उड़ गई बिहार के कुछ नेताओं की नींद। आज हम आपको बताएंगे कि 1% वोटर के फॉर्मूले से क्यों डरे हुए हैं तेजस्वी यादव, और आखिर कौन है बिहार में ये 1% वोटर जिनके नाम पर लटक रही है तलवार। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के तहत मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, और चुनाव आयोग मुस्तैदी से काम कर रहा है। और अब तक 88% से अधिक मतदाताओं ने अपने बारे में जो जरूरी जानकारी, यानी नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, वोटर पहचान पत्र नंबर, सब दर्ज करके फॉर्म जमा कर दिए हैं। इसलिए आयोग ने इस काम के लिए अंतिम तिथि 25 जुलाई तय की थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि तय समय सीमा से पहले ही ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बिहार में जारी इस प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच खबर आई है कि बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों के भी पाए जाने की खबर है, और इस खबर के बाद से सियासत और गर्मा गई है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अमर्यादित बयान दे दिया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव को जमकर घेरा है। मतलब यह है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रेशर में धार्मिक ध्रुवीकरण कर वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों को बाहर करने की साजिश रच रहा है। वहीं एनडीए का कहना है कि बिहार के चुनाव में बाहरी का क्या काम, बाहरी मतलब विदेशी, क्योंकि मतदाता वही हो सकता है, उसी को व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल सकता है जो भारत का नागरिक हो। और वोटर लिस्ट में समय समय पर जो विसंगतियां आती हैं, उन्हें सही करने का काम चुनाव आयोग का ही है। तो आज हम आपको बिहार में जारी वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े हर पहलू का पूरा सच बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कि इस मामले पर महागठबंधन और एनडीए के नेताओं का क्या कहना। सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। अभी कहेंगे कि फलना अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को देना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। देश तेजस्वी यादव जी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, आपके परिवार के संविधान से नहीं चलेगा। आपके परिवार के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का माइंडसेट परिवारवाद, वंशवाद, अराजकता और भ्रष्टाचार का माइंडसेट है। इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। वोटर लिस्ट तो बनते रही है, बन रही है, बनेगी भी, लेकिन समय समय पर उसमें विसंगतियां जो आती है उसका देखना वर्तमान सरकार या इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है। वहां पर हमारी शिकायत रही है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है कि बाहर के लोग आ करके
बिहार सरकार की जमीन पर जिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग, महादलित के लोग रहते रहे हैं, उसको हटा करके बड़े बड़े प्लॉट को वो दूसरे लोग, बांग्लादेशी हों या और लोग हैं, कब्जा कर लिया है। तो राजनीति में भी वो प्रवेश कर गए हैं, गलत मतदाता सूची में अपना नाम इंगित करवा दिए हैं। तो बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जारी है और इस दौरान निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि बिहार में SIR के दौरान घर घर जाकर किए गए दौरे में बूथ लेवल अफसरों यानी BLO को नेपाल, बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों के अवैध रूप से मिलने की, वो भी बड़ी संख्या में मिलने की ऐसी सूचना है और ऐसे सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है। और इन संदिग्ध नागरिकों के पास से आधार कार्ड भी मिले हैं, निवास प्रमाण पत्र भी मिले हैं और राशन कार्ड भी मिले हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त 2025 के बाद उचित जांच के बाद, यानी पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उनके नाम 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे अगर वो अवैध पाए जाते हैं। उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद आयोग इस संख्या के आंकड़े को भी उजागर कर देगा। लेकिन इस खुलासे ने राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है। आरजेडी इसे वोटर लिस्ट में जो छेड़छाड़ बता रही है, उसका कहना है कि मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को बाहर करने की यह साजिश है। तो बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष को विदेश से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर क्यों चाहिए। आप भी सुनिए इस मामले पर किसने क्या कहा। किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया है, और अगर हां फिर भी म्यांमार और बांग्लादेश के लोग हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंडो नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए वहां का होना जरूरी है। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। बिहार के चुनाव में बिहारी वोट करेगा या बाहरी वोट करेगा, उस पर तो तेजस्वी जी जवाब देने को तैयार नहीं। SIR का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे नहीं लगाया, उल्टा कहा कि ये संवैधानिक भी है, कानूनी भी है। तो जिनकी PhD, देखिए 9th पास हो ना हो, जिनकी PhD फेक वोटर में है, जिनकी PhD बूथ लूटिंग में है, बूथ कैप्चरिंग में है, आज उनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी और विदेश से आए हुए वोटर क्यों चाहिए? इनको शरिया चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। इनको भारी चाहिए, बिहारी नहीं चाहिए। मूल मुद्दा वो है जिसपे कि तेजस्वी यादव जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। जहां तक रही बात नेपालियों की, बांग्लादेशियों की, म्यांमार की, वो सारे अगर वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड थे तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अगर उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है तो ये बिल्कुल सही निर्णय है, संविधान के प्रावधान के अधीन है, ये लॉफुली, लीगली ये बाइंडिंग है, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि भारत में मतदान करने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो भारतवासी हैं। डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करना चाहिए और इलेक्टोरल रोल का रिवीजन बिल्कुल सही हो रहा है। तो पत्रकारिता में सूत्र एक पेशेवर शब्द होता है। सूत्रों के आधार पर खबरें बताने या लिखने का उतना ही पुराना इतिहास और रिवाज है जितना कि पत्रकारिता का इतिहास है। पत्रकारिता की शुरुआत से ही सूत्रों के हवाले से खबरें बताने का चलन रहा है। लेकिन अब यही सूत्र आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बौखलाहट की वजह बन गया है। और जब कल एक पत्रकार ने उनसे यह पूछा कि चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट की चेकिंग के दौरान कई विदेशी नागरिक मिले हैं, तो पत्रकार का यह सवाल सुनते ही तेजस्वी यादव भड़क गए और उन्होंने भाषा की मर्यादा भी लांघ दी। पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी का बयान और फिर आपको बताएंगे कि इस बयान पर बीजेपी ने किया है कौन सा हमला। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं लोग। तो सुना आपने, वोटर लिस्ट रिवीजन पर तेजस्वी यादव इस कदर बौखला गए कि बदजुबानी पर उतर आए। सवाल यह किया कि नेता कभी, जो सवाल यह है कि कभी जो नेता कभी नौकरियों और युवाओं की बात करता था, उसकी भाषा
इस तरह की कैसे हो सकती है? क्या तेजस्वी हताश और निराश हो रहे हैं? क्या उन्हें चुनाव से पहले ही चुनाव हारने का डर सता रहा है? अगर ये शब्द किसी नुक्कड़ पर बैठे किसी आम कार्यकर्ता के मुंह से निकलते तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन जो नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताता हो, कम से कम उससे तो संयम और गरिमा की उम्मीद की जाती है। तेजस्वी ने जिस तरह से मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है, उसकी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने तेजस्वी यादव से बिना शर्त माफी की मांग की है। इस संगठन ने राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी है। इस बीच तेजस्वी के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने तेजस्वी के इस गैर मर्यादित बयान पर जमकर हमला बोला है। मीडिया कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। इस देश में प्रेस को हमेशा चौथा स्तंभ माना गया है। तेजस्वी यादव तो वैसे तो सभी जानते हैं कि वोटर लिस्ट की चेकिंग से तेजस्वी यादव और कांग्रेस क्यों घबराई हुई। दरअसल बीजेपी के लोगों का कहना है कि जिन अवैध वोटर्स के नाम जांच के बाद कटेंगे वो ज्यादातर अवैध घुसपैठिए हो सकते हैं और ये सभी आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक है, ऐसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती है। अब तेजस्वी यादव ने भी खुलकर अपनी चिंता जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 1%, जी हां 1% वोटर भी कम हुआ तो ये नाइंसाफी होगी। आइए अब आपको समझाते हैं कि इस 1% वोटर का असली खेल क्या है बिहार की चुनावी राजनीति में और इससे तेजस्वी की नींद क्यों उड़ी हुई है। देखिए, बिहार की वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता है। अगर SIR के बाद अगर 1% मतदाताओं के नाम भी कटते हैं तो यह संख्या 7,90,000 पहुंचती है, यानी 7,90,000 वोटर्स के नाम कट जाएंगे। अब आगे समझिए, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। ऐसे में सीटवार देखें तो यह आंकड़ा हर सीट पर 3,251 मतदाता पहुंच जाता है, यानी हर सीट से अंदाजन करीब 3,251 वोटर कम हो जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है और कहीं ये संख्या कम भी हो सकती है। हम बस आपको एक मोटा मोटी अंदाज बता रहे हैं। अब देखिए, यहीं से शुरू होती है तेजस्वी की चिंता। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि 52 सीटें 52 विधानसभा सीट्स ऐसी थी जहां उनकी पार्टी आरजेडी 5,000 वोटों से कम अंतर से हारी थी। वहीं एक और आंकड़े के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 40 सीटों पर जीत और हार का जो अंतर था और जीत और हार का जो फैसला हुआ वो 3,500 वोट से, यानी 3,500 वोट से कम के अंतर पर हुआ। यानी तेजस्वी को डर है कि अगर अवैध वोटरों के नाम कट जाते हैं तो उनका नुकसान हो सकता है। तो बिहार में जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके ड्यूरेशन को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। समय सीमा को लेकर विपक्ष का कहना है कि इसके लिए 1 महीने का जो समय है वो काफी कम है, 31 दिन कम होते हैं। विपक्ष के नेताओं ने अब ये दावा किया है कि जब 2003 में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन किया गया था तब ये काम पूरे 2 साल तक चला था और इसलिए तब इसे लेकर विवाद नहीं हुआ। तेजस्वी यादव और दिग्विजय सिंह का कहना है कि 2003 में यह काम 2 साल में हुआ था। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 2003 में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम 1 साल में पूरा हुआ। ये अलग अलग बातें कह रहे हैं, कोई 2 साल कह रहा है, कोई 1 साल कह रहा है। तो पहले आप सुनिए आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि 2003 में हुए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का क्या है पूरा सच और ये कितने समय में पूरा हुआ था। क्या ये नेता सही बोल रहे हैं या नहीं, आइए हम इसके आगे पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले इनके बयान सुनते हैं। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में।
तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? अब जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो 22 साल बाद हो रहा है। 2003 में बिहार में हुआ था, जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था और रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। उसको पूरा करने के लिए 2 साल लगे थे। तो आपने ध्यान से सुना ना, अभी ये नेता कह रहे हैं कि 2003 में जब चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया की थी तब 2 साल लगे थे। जी हां, 2 साल। लेकिन हकीकत क्या है ये अब हम आपको बताते हैं। उस समय भी ये प्रक्रिया 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच हुई थी और इसमें लगे थे सिर्फ 31 दिन। आप खुद सुनिए इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले दिनों क्या कहा था। बिहार में 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। बिहार में जब वोटर लिस्ट की चेकिंग हो रही है तो आधार कार्ड का भी जिक्र हो रहा है। वहीं नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड की मान्यता नहीं होने के बाद भी बिहार के सीमांचल इलाके में इसी के आधार पर धड़ल्ले से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। यह हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल का यह सवाल है कि वोटर लिस्ट में नाम के लिए आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। मगर 2021 में यही कांग्रेस पार्टी थी जो जब मतदाता पहचान पत्र को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने से संबंधित निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 संसद में पेश किया जा रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सदन में जोरदार तरीके से इसका विरोध किया था। कांग्रेस के नेताओं ने संसद के अंदर तख्तियां लेकर विरोध किया और कहा कि आधार केवल डीबीटी के लिए है और उसे वोटर आईडी से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन अब 2025 में कांग्रेस वोटर आईडी को सत्यापित करने के लिए आधार चाहती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये पुराने वीडियो हैं। आप भी सुनिए कि तब ये नेता आधार कार्ड पर क्या कहते थे और आज उन्हीं की पार्टी कांग्रेस इस आधार कार्ड पर क्या कह रही है। We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस का एक ही काम है, हर हार के बाद सारा ठीक रहा चुनाव आयोग पर फोड़ दो और राहुल गांधी को हार की जिम्मेदारी से बचा लो। ईवीएम तो कांग्रेस नेताओं के लिए पंचिंग बैग बन चुकी है। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जो बार बार कह रहा है कि ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब राहुल गांधी और कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया और आयोग पर सवाल उठा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसी दौरान मई 2024 को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी ने चुनाव आयोग को एक विशेष पार्टी के प्रति अंधभक्त बताया था। 2024 में हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने काउंटिंग के आंकड़ों के धीमे अपडेट का मुद्दा उठाया था और चुनावी प्रणाली पर संदेह जताया।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मतगणना के वक्त कई ईवीएम में 99% बैटरी जो थी वो चार्ज मिली। 2024 में ही महाराष्ट्र चुनाव की हार के बाद वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव आयोग पर वोटर आईडी कार्ड के EPIC नंबर को लेकर खूब बवाल किया। और हद तो तब हो गई जब इसी साल फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रक्रिया को जो था उस पर उन्होंने सवाल उठाए और नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ उन्होंने बयान दिए। अगर और थोड़ा पहले की बात करें तो राहुल गांधी ने मार्च 2021 में देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। राहुल ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ वर्चुअल चर्चा में चुनाव प्रक्रिया की बात करते हुए मोदी सरकार की तुलना सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी से कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ लोकतंत्र था। और पिछले 10 सालों से राहुल गांधी समेत कांग्रेस का हर बड़ा हर छोटा नेता ईवीएम पर सवाल उठाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि 2017 में चुनाव आयोग ने जब राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती दी तो राहुल गांधी समेत कोई भी कांग्रेसी नेता चुनाव आयोग पहुंचा ही नहीं। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि देश की अदालतें करीब 41 बार ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं। पिछले साल अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 70 सालों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की थी और साथ में इस पर दुख भी जताया था कि निहित स्वार्थी समूह देश की उपलब्धियों को कमजोर कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग पर हमला करने में तेजस्वी के साथ कांग्रेस भी कंधे से कंधा मिला रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस के नेता वोटर लिस्ट की चेकिंग पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बार बार चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लगाते हैं? क्या वो ये आरोप लगाकर हर बार अपनी हार पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं करते? दरअसल आंकड़े भी इसी बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 1 साल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ 5 राज्यों में विधानसभा की जो सीटें थी उनकी संख्या करीब करीब 624 थी, जिनमें से कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें 75 सीटें जीती। यानी जीत का जो स्ट्राइक रेट रहा वो था 23%। और बीजेपी ने 5 राज्यों में 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 278 सीटें वो जीतने में कामयाब रही। और इस तरह से बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट है 64%। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी हार पर मंथन करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 18 दिन बाद धरती पर लौट रहे हैं भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस ड्रैगन के अनडॉक होने के साथ ही शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में एक्सियोम 4 मिशन के तहत 4 सदस्यीय दल की 18 दिन बाद पृथ्वी पर वापसी शुरू हो गई है। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धीरे धीरे दूरी बनाने के बाद अब ये पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करेगा और पूरी प्रक्रिया लगभग 22.5 घंटे तक चलेगी। और अंत में स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। और स्प्लैश डाउन करने के बाद, यानी इसको हम समझाएं तो पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। और इस ऐतिहासिक मिशन में भारत को 41 साल बाद दोबारा से अंतरिक्ष तक पहुंचाया है इस मिशन ने। और शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। ISS पर इस हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की प्रगति की तारीफ करते हुए 1984 के अंतरिक्ष मिशन में राकेश शर्मा के कहे गए शब्दों को फिर से दोहराया और कहा कि आज भी अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। और एक्सियोम 4 मिशन ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा 25 जून को शुरू की थी। और जब ड्रैगन अंतरिक्ष कैप्सूल को ले जाने वाला फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के ISS के और रवाना हुआ था। और चालक दल ने ISS पर 14 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग किया। और 28 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से बातचीत की थी। तो फिलहाल अब शुभांशु शुक्ला कल 3 बजे भारतीय समय अनुसार लौटने वाले हैं। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।